हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। आज का सवाल है ये, आवेश Q का मान जो है वो समय t पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? t समय पर। और Q का जो मान है वो 4t³ प्लस 5t प्लस 6 कूलाम है। t बराबर 1 सेकंड पर हमें प्रवाहित तात्क्षणिक धारा पूछा है। तात्क्षणिक धारा हमने पढ़ाई थी जब पाठ शुरू कराया था, तभी हमने पढ़ाया था। I बराबर क्या आया था? अवकल समीकरण क्या थी धारा की? बताओ, याद नहीं करते। I बराबर क्या थी? dq बटे dt। dq बटे dt। तो हल देखें, उसी को तो कहते हैं तात्क्षणिक धारा। तो तात्क्षणिक धारा क्या हो गई? ये होती है I बराबर dq बटे dt। समझ गए? I, अब देखो d बटा dt तो ये है ही। Q का मान लगा दो यहाँ पे। Q का क्या मान है? 4t³ प्लस 5t प्लस 6। अब इसका अवकलन कर लो। तो ऐसा करो, 4 बाहर आ जाएगा तो d बटा dt करेंगे हम अवकलन t³ का। ऐसे ही यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, d बटा dt अवकलन करेंगे t का, और d बटा dt कर लो 6 का। अवकलन पहले बता चुके हैं, घात आगे आ जाती है और एक घात कम बचती है। 3 आगे आ जाएगा, 3 चौक कितने हो गए? 12। एक घात कम बचाओ तो कितनी रह गई? 2। और t का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ 5। और इसका 6 का 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा? 12t² प्लस 5। ये आई हमें क्या पूछ रहा है? 1 सेकंड पे धारा पूछ रहा है। तो t बराबर 1 सेकंड पर धारा। तो t का मान 1 लगा दो बस इसमें, क्या आ जाएगा? 12 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 12 प्लस 5, 12 5 17 सेकंड। 17 सेकंड ये आपका आंसर है। नहीं, धारा है ना, एम्पियर। आई धारा है ना, तो धारा का मात्रा क्या होगा? एम्पियर। उतारो। देखो इस सवाल कैसे करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10 की और 15 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में लगा रहा है चक्कर, चारों ओर लगा रहा है वृत्ताकार मार्ग पर, 6 गुणा 10 की और 15 चक्कर। तो एन कितना हो गया चक्कर? तो ये हो गया 6 गुणा 10 की पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में लग रहा है ये चक्कर। तो वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात करो। आपको क्या निकालना है? धारा, आई निकालना है, आई ज्ञात करना है। अच्छा, इतने चक्कर कितने सेकंड लग रहे हैं? 1 सेकंड। इसका मतलब है t बराबर 1 सेकंड में n कितना है? 6 गुणा 10 की पावर 15 चक्कर। ठीक है, यही तो मतलब है इस लाइन का मतलब यही तो है। प्रति सेकंड चक्कर, प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में इतने चक्कर। तो धारा आई चाहिए, तो धारा आई का फार्मूला होता है Q बटा टी। Q बटा टी। अब Q का फार्मूला क्या पढ़ाया था हमने? n के पदों में n। Q बराबर पढ़ाया था पिछले चैप्टर में n, पहले चैप्टर में। Q बराबर n और बटे टी। अब मान लगाओ n का 6 10 की पावर 15, और e का मतलब होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और t का मतलब 1 है। तो 16 छक 96 हो गए, 16 छक 96। पॉइंट आएगा 1 के बाद, 10 की पावर 19 में से 15 घटा दो, 9 में से 5 घटे 4, तो इतने एम्पियर की धारा हो गई। यही आंसर है। ठीक, उतारिए। तो सवाल है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ये n हो गया। प्रति मीटर क्यू का मतलब एकांक आयतन में, तो n कितना हो गया? 2 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यू, मीटर क्यू। और 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वेग है, तो कौन सा वेग है अब्बा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे मीटर क्यू है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो इसे सेंटीमीटर को मीटर बदलो या फिर इस मीटर को सेंटीमीटर बदलो, तब होगा सवाल। तो मीटर में बदलो इस सेंटीमीटर को, एक ही मात्रक में चेंज करो पूरे सवाल को एम के एस में।
सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात -2 मीटर बटे सेकंड। सही है। 1 सेंटीमीटर में कितना होते हैं? 10 की पावर -2। मतलब सेंटीमीटर है तो उसे मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करोगे तो ये मीटर हो जाएगा, और 100 से भाग करने का मतलब 10 की पावर 2 हो गई, और 10 की पावर 2 का मतलब ऊपर जाके -2 मीटर। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर। आपको नहीं पता हो तो आप ये ध्यान रखें। धारा घनत्व का मान ज्ञात करा रहा है, तो क्या ज्ञात करा रहा है? जे, ये निकालना है। तो सूत्र क्या पढ़ाया था कल हमने? जे बराबर NE/ABD होता है, तो ए कट गया था, तो NE/A रह गया, कट गया, तो BD, NE/ABD होता है, तो ए से कट गया था, तो यही आया था NE/BD। ये उतारना है, जल्दी खरन दो। तो यहाँ बताओ फिर जे बराबर एन कितना है? 2 गुणा 10 की पावर 28, और ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। BD ये लगा दो, 1 गुणा 10 की घात -2। ठीक है। धारा घनत्व का मात्रक क्या आएगा? सोच के बताओ जरा। 16 दूनी 32, 3.2, और घाते देख लो, अब 19 2 होगा 21, 28 में से 21 घटा दो, 7 बची, तो ये 7। मात्रक क्या होगा जे का? I बटा ए। आई का मतलब एम्पियर, आई का मतलब एम्पियर, और ए का मतलब क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। उतारो। बिल्कुल सही, उतारिए। एक तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ये तो एरिया, देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ए हो गया। तो ए हो गया 1 गुणा 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। आगे पढ़ो। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा 10 की और 28 प्रति मीटर क्यूब। इस बात का मतलब क्या है? क्या मतलब है इस बात का? आप बताओ। अरे एन, ठीक है, तो स्मॉल एन कितनी हो गई? 2 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। तार में धारा कितनी है? ए आई। तार में धारा देखो, ये ए हो गया और ये आई हो गई, 3.2 गुणा 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। पहला पूछ रहा है धारा घनत्व, क्या पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है अनुगमन वेग। तो पहले धारा घनत्व निकालो। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व का फार्मूला होता है जे बराबर आई बटे ए। क्या होता है जे बराबर? जे बराबर आई बटा ए। लगाओ, जे निकलवा रहा है, आई देखो 3.2, और एरिया कितना है? 1 गुणा 10 की पावर -7, तो जे कितना आ गया? 3.2, और ये ऊपर ले जाओ 10 की पावर 7, और मात्रा क्या होगा इसका? आई का मतलब एम्पियर, और ए का मतलब मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर आपका पहला। अब दूसरा क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकाल लो। अनुगमन वेग आई बराबर एन ई, एन भी है, ई हो पता लग जाएगा, ई ए वी डी, हाँ इसी से आ जाएगा। तो सूत्र क्या होता है आई का? आई बराबर होता है NE/ABD। धारा आई का फार्मूला होता है आई बराबर NE/ABD। आई का मान लगा दो। अच्छा BD चाहिए अपनों को, क्या चाहिए? तो BD का मान क्या आएगा? आई और बटे में आ जाएगा NE/A। अब आई का मान लगाओ 3.2, और एन का मतलब 2 गुणा 10 की पावर 28, ई का मतलब 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और एरिया कितना है? 1 गुणा 10 की पावर -7। सही है, समझ में आया? बताओ। देखो 16 दूनी कितने हो गए? 32, और 32 ही ऊपर लिखे हैं,
16 दूनी 32 और 32 ही कहाँ लिखे हैं ऊपर। तो ये तो फिनिश होगा ऐसे करके दोनों। अब बस बताओ घाते रह गई, घाते जोड़ लो। 19 7 कितने हो गए 26, 28 ही है, 10 की पावर 2 बची और 10 की पावर 2 ऊपर ले जाओ तो 1 गुणा 10 की पावर -2 मीटर प्रति सेकंड। यही है आपका अपवाह वेग। उतार लो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है जरा समझे इसे। ओम वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। ओम का नियम, कोई चालक है, कोई चालक है ये इस तरीके से, और चालक के सिरों के बीच हमने क्या लगाया विभवांतर। क्या लगाया विभवांतर स्थापित कर दिया, इसमें बैटरी सेल लगा दिया। किसी चालक के सिरों के बीच हमने क्या लगाया विभवांतर, तो क्या होएगा विभवांतर लगाने से इसमें धारा बहने लगेगी। इसमें इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे बताइए पहले। इलेक्ट्रॉन इधर को चलेंगे, ऐसे तो चलेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर को चलेंगे तो धारा किधर को बहेगी इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में। इधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा बहेगी इधर को। तो इसमें आई धारा ये बहने लगती है। कितनी धारा बहने लगती है आई। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर को चलेंगे तो धारा किधर को बहेगी इधर को धारा बहेगी। और विद्युत क्षेत्र किधर होगा जिधर धारा बहेगी। धारा और विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम रहेगी। समझ में बात आ रही नहीं। विद्युत क्षेत्र भी इधर को ही होगा, धारा भी इधर को होगी, अनुगमन वेग इधर को होगा यानी अपवाह वेग इधर को होगा, और इलेक्ट्रॉन इधर को गति करेंगे। समझ में आया। तो अब हमने क्या देखा, ई को चला थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ई को हटा दो यहां से। तो बी और आई में देखो तो हमने क्या देखा कि हमने निकाला बी और जो धारा बही धारा आई उसका अनुपात निकाला, ठीक है। वोल्टेज के अलग अलग मानों पर धारा के अलग अलग मान लिए, वोल्टेज के अलग अलग मान निकाल रखे। जैसे कभी 10 वोल्ट रखा, कभी 20 वोल्ट, कभी 30 वोल्ट, कभी 50 वोल्ट, इस तरीके से। और हर मान के लिए धारा नोट करी और उसके बाद उनका अनुपात देखा, विभवांतर और धारा का क्या निकाला अनुपात। तो हर बार वो सेम आ रहा था। समझ में आई। तो ये क्या आ रहा था नियतांक। क्या आता है नियतांक। तो यही है ओम का नियम, यानी कि विभवांतर और धारा का अनुपात क्या रहता है नियतांक। और नियतांक का जो मान है वही है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। लेकिन शर्त है इस चालक की हमें भौतिक अवस्था नहीं बदलनी। भौतिक अवस्था नहीं बदलना है। समझ में आई। भौतिक अवस्था नहीं बदलना का मतलब क्या हो गया, इसका आपको क्षेत्रफल नहीं बदलना है, जितना है उतना ही रहने देना है। क्या नहीं बदलना क्षेत्रफल। जब आप वोल्टेज लगा रहे हो तो इसका क्षेत्रफल कम बढ़ना हो, घटे बढ़े ना, क्षेत्रफल नियत हो। और इसका ताप नियत हो, मतलब वायुमंडलीय ताप अगर 35 है तो 35 ही रहे। इस तरीके से पूरे क्रिया के दौरान ताप ना बदले और ना क्षेत्रफल बदले, और इस तार की लंबाई भी ना बदले। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का हो गया ना ये वाला, और ये लंबाई ना बदले, ये लंबाई सेम रहे, तार की लंबाई भी ना बदले, लंबाई भी ना बदले, ठीक है। और एक चीज और, इस पे दाब भी ना बदले, ठीक है। तो लंबाई को यहां से हटा दो, ले भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तीन चीजें याद रखें। पूरा क्षेत्रफल ले लो इसका, पूरा ये क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ताप और दाब। किसी तार है ना कोई तार, तो इसका क्षेत्रफल ताप और दाब, फिर आदि लगा देते हैं, आदि में जो और चीजें रह गई वो सब आ जाएंगी, ठीक है। क्षेत्रफल ताप दाब क्या रहे नियत रहे। तब किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया बी फॉर विभवांतर और उस चालक में बहने वाली धारा का अनुपात सदैव क्या रहता है एक नियतांक। और इस नियतांक को ही हम कहते हैं उस चालक तार का प्रतिरोध। क्या कहते हैं उस चालक तार का प्रतिरोध। चलो लिखते हैं। तो परिभाषा हो गई, यदि किसी चालक की
भौतिक अवस्था जैसे ताप, कौमा दाब, कौमा क्षेत्रफल, और लगा दो आदि। जो और रह गई चीजें वो भी इसमें आ जाएंगे। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि नियत रहे, नियत रहे तो, चलो भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब ना बदले, ऐसे लिख लो, तो ना बदले। ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि ना बदले, ना बदले का मतलब है नियत रहे। ठीक है, नियत रहे, तब उस चालक, तब उस चालक के सिरों के बीच लगाया गया क्या चीज, विभवांतर बी, ये चलो बी मतलब विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, अर्थात b बटे आई बराबर नियतांक। तो b बटे आई बराबर नियतांक को लिख लो r, जहां r एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध। आगे सुनो, प्रतिरोध का मात्रक, मात्रक बताओ प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम। ओम लिखो, चाहे ऐसे करके ओम ऐसे ही बनाता है प्रतीक। ओम हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा और प्रतीक जो है सिंबल में ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे करके। समझ में आया, तो ये ओम है। और इंग्लिश में ओ एच एम लिख देते हैं। अच्छा, ओम के अलावा क्या मात्रक हो सकता है, तो वो फार्मूला है ये। इससे बताओ, बी का मतलब वोल्ट और आई का मतलब एम्पियर, तो या फिर इसका मात्रक है वोल्ट बटे एम्पियर। मेनली मात्रक क्या है, मेन मात्रक ये ओम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मेन मात्रक ओम है। उतारो जल्दी से। उतार लिए ना। अब ध्यान से देखें, अब हम क्या निकालेंगे, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ क्या आता है। किसके बीच, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो ये मिटा रहे हैं, अब ध्यान से सुनो। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब और क्षेत्रफल ना बदले, तब उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर बी और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है, नियतांक। और उस नियतांक को ही क्या कहते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। यानी बी बटे आई बराबर क्या है आपका, आर। बी बटे आई बराबर क्या है, आर। बी बटे आई बराबर आर है, तो बी बराबर क्या होगा, आई आर होगा, होगा नहीं होगा। तो अब यहां हेडिंग डाल दें, विभवांतर बी, चलो इसी के अंदर ही लिख लेंगे, हेडिंग लगाओ विभवांतर बी तथा विद्युत धारा
आई के बीच ग्राफ। अच्छा, ये ग्राफ समझने से पहले थोड़ा और एक चीज समझिए। निर्देशांक ज्यामिति में आप समझते हैं कि इस प्रकार की दो अक्षें होती हैं। इस अक्ष को कहते हैं एक्स अक्ष और इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष। और ये होता है आपका मूल बिंदु, वो क्या कहलाता है, इसे कहते हैं, इस आकृति को कहते हैं हम निर्देशांक तंत्र। इसे क्या कहते हैं, निर्देशांक तंत्र। अगर आपकी रेखा होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये रेखा यहां से होती है, एक्स अक्ष से जाती है और सी का अंतःखंड काटती है। ये अंतःखंड होता है सी, समझ में आई बात। सी का अंतःखंड काटती है। जो एम है ये इसकी प्रवणता रहती है, ये थीटा कोण है, एक्स अक्ष से झुकाव कोण थीटा। और टेन थीटा को हम कहते हैं यहाँ पे स्लोप यानी प्रवणता। क्या कहते हैं इसे, प्रवणता, या फिर ढाल भी इसी को कहते हैं। और प्रवणता को एम से दिखाते हैं, यानी एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो जो एम है वो प्रवणता है। समझ रहे हो किस बात आई, समझ में नहीं आई। तो एम बराबर क्या होती है, टेन थीटा। तो एम क्या है यहाँ पे, प्रवणता या फिर ढाल। सी क्या है इसका, अंतःखंड। किस अक्ष पे काटा है इसने, वाई अक्ष पे। और थीटा क्या है, एक्स अक्ष से बना कोण है रेखा द्वारा। तो ये जो रेखा है इसका समीकरण है यहाँ पे एम एक्स प्लस सी। समझ में आई बात। अगर यहाँ पे हमारा y बराबर एम एक्स होता केवल, यानी सी नहीं होता, तो सी बिल्कुल है ही नहीं। तो सी ना होने का मतलब है कि अब रेखा मूल बिंदु से जा रही है। रेखा कहां से जा रही है, यानी y अक्ष एक्स अक्ष, तो रेखा कहां से जा रही है, मूल बिंदु से। और जब मूल बिंदु से रेखा जाएगी तो ये वाला कोण थीटा हो गया। समझ में आई बात। और इस रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर एम एक्स। तो यहाँ पे प्रवणता क्या होगी, m बराबर टेन थीटा। और ये इसी को कहते हैं हम ढाल। ये समझ में आता है बात, नहीं ये समझ में आया सब तुम्हारे, आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो आप खुद बताओगे मुझे। देखो अभी मैंने पढ़ाया b बटे आई बराबर क्या पढ़ाया, r। तो बताओ b का मान क्या होता है, आई आर। b का मान क्या होता है, आई आर। थोड़ी देर के लिए हम किस किस में ग्राफ पूछ रहे हैं, b में और i में। r को पहले ले लो, तो b बराबर हो जाएगा आर आई। b बराबर क्या हो गया, आर आई। जो इधर है उसे ले लो y अक्ष पे। ये हो गई आपकी x अक्ष और ये क्या हो गई, y अक्ष। और ये जो है ना, ये किसके समान है, ये समान है y बराबर एम एक्स के। ये जो b बराबर आर आई, ये किसके समान है, y बराबर एम एक्स के। तो y की जगह क्या लिखा है यहाँ पे, b। y की जगह क्या लिखा है, तो इसका मतलब है b किधर है, यहाँ पे है, ऊपर को b बढ़ रहा है। समझ में बात आई। अब देखो x की जगह यहाँ क्या लिखा है, i लिखा है, तो यहाँ पे i इधर को लग रहा है। ठीक है, i इधर को हो गया। अब y बराबर एम एक्स, तो जो रेखा होगी वो y बराबर एम एक्स के समान है। m यहाँ पे आ रहा है, m क्या है, तो इसका समीकरण कौन सा बनेगा, मतलब कौन सा वक्र बनेगा, ये वाला या ये वाला, ये बनेगा। तो ये वक्र कैसे आएगा, इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या है, इसका कोण थीटा है। तो ये जो रेखा है ये कौन सी है, y बराबर b बराबर आर आई रेखा है। b बराबर कौन सी रेखा है, आर आई। तो इसका ये ग्राफ हो गया। कैसी रेखा है, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा है या फिर सरल रेखा है। ठीक है, समझ में बात आई। अब बताओ मुझे ढाल, इस रेखा की ढाल कितनी होगी, इस वाले की। तो इसकी जो ढाल होगी यानी प्रवणता m, वो बराबर होगी टेन थीटा। किसके बराबर होगी, ढाल जो होगी वो बराबर होगी टेन थीटा के। ढाल किसके बराबर होगी, टेन थीटा के। और यहां टेन थीटा क्या था, यहां टेन थीटा क्या था, m। तो यहां टेन थीटा क्या है, r। ठीक है, यानी कि जो ढाल है वो किसके बराबर है, प्रतिरोध के बराबर होती है। ठीक है, तो इस रेखा की जो विभवांतर और धारा के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं, तो इस रेखा की जो ढाल होगी
वो किसके बराबर होगी? प्रतिरोध के बराबर होती है। समझ गए? तो यहां पे लिख लें, उपरोक्त ग्राफ कैसा नजर आ रहा है? बी तथा आई के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा होती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। मूल बिंदु से होकर जाती है और इस रेखा की ढाल प्रतिरोध के बराबर होती है। उतारिए।